हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए, तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स क्लास 11 का एक नया चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आइए हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन के साथ। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कैसे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के 3 नियम है जो कि हम लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, और आज हम लोग 11 क्लास में पहुंच गए हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर्स का नाम है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन। ये हमारा नया चैप्टर है फिजिक्स का 11th क्लास का। ठीक है, इसका हिंदी हो गया गति के नियम। गति के नियम। तो आइए, इसमें जो है ना, गति के नियम में जो है सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का होगा कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ना बचपन में याद किए होंगे कि पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। मतलब खींचना या धकेलना ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और एक डिफिनेशन आप लोग याद किए होंगे कि बल वह भौतिक राशि है या वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है। जैसे अगर मान लीजिए हम इस बोर्ड में धक्का लगाते, देखिए धक्का लगा रहे हैं, देखिए ये बोर्ड कहीं जा नहीं रहा है, हमारे फोर्स लगाने से ये बोर्ड कहीं नहीं जाता है, लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं ये यहाँ से कहीं और चले जाए, ये तो चेष्टा कर रहा है। तो इस देखिए बल क्या होता है कि बल किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को या तो बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। तो यही चीज़ क्या कहलाता है? बल। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है। तो चलिए इसकी हम डिफिनेशन इसका लिखते हैं, फोर्स क्या है। सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है फोर्स यानी कि बल। ठीक है, फोर्स यानी कि बल। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है कि हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी which change the पोजीशन और स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिर फोर्स जो है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करता है, विच चेंज द पोजीशन और स्टेट, या पोजीशन बोलिए या स्टेट बोलिए, इस चीज को चेंज करता है। और एक चीज इसमें रहेगा, चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि चेंज, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ट्राई टू चेंज भी होगा। ठीक है, क्वांटिटी विच चेंज और ट्राई टू चेंज, ये भी आप जोड़ लीजिए। ठीक है, यानी कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बदलती है या बदलने की चेष्टा करती है। वही लिखे हैं कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज और ट्राई टू चेंज, मतलब या तो चेंज करती है या चेंज करने का ट्राई करती है, मतलब चेंज करने का कोशिश करती है। ठीक है, पोजीशन और स्टेट को। ठीक है, वही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इसका दूसरा डिफिनीशन होगा हमारा, जो कि बहुत ही सिंपल है, पुल और पुश आर कॉल्ड फोर्स। ये 6th क्लास में बच्चा लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बड़ा डिफिनीशन याद ना हो तो छोटका वाला भी कम से कम याद रखिए। खींचना या धकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ठीक है, पुल और पस आर कॉल्ड फोर्स। ठीक है, पुल और पस आर कॉल्ड फोर्स। खींचना या धकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब आइए थोड़ा इसका मात्रक का बात करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स
फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में एन लिखते हैं, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए कि इसका जो सीजीएस मात्रक है वो क्या होता है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो सीजीएस यूनिट है ना वो होता है डाइन, ठीक है। ठीक है, तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है डाइन, DYNE, डाइन, ठीक है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन। अब बल कौन सी भौतिक राशि है? तो फोर्स जो है वो है फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि बल कौन सी राशि है? तो सदिश राशि, यानी कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि फोर्स में क्या होता है ना कि डायरेक्ट, ठीक है, बल सदिश राशि होते हैं, ठीक है। और बल में जो है ना फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होंगे। जैसे कि हम मान लीजिए, हम अभी पता है कि आप इस बोर्ड पे हम फोर्स लगाए, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 100 न्यूटन, कितना? तो फोर्स में दो चीज होता है, आप एक तो उसमें डायरेक्शन हुआ कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ये मार्कर में ऐसे फोर्स लगा रहे, देखिए ऐसे, तो ये डायरेक्शन के साथ लगा रहे हैं। अभी हम जो है ना पूर्व डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक है, ईस्ट के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स में क्या होता है कि डायरेक्शन होता है, और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है कि आप कितना फोर्स लगाते हैं, 100 न्यूटन, 150 न्यूटन या 200 न्यूटन, कितना लगाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है ना सदिश राशि है, क्योंकि बल में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं वो भी रहेगा, मतलब फोर्स में डायरेक्शन भी होगा और आप कितना फोर्स लगाते हैं ये भी रहेगा, ठीक है। तो दो चीज रहता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो इट्स डायमेंशन, या ऐसे आप डायमेंशन ऑफ फोर्स, चलिए डायमेंशन ऑफ फोर्स, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं पता है तब तो आपको डायरेक्ट रट लेने पड़ेंगे। चलिए, यानी कि बल के बीमा, तो हम यहाँ पे निकाल के आपको दिखाते हैं। F बराबर सूत्र होता है M×A, ठीक है। तो F का बीमा निकालना है तो इसको बरकी ब्रैकेट में रख लीजिए। ये मास है, ठीक है, मास का मात्रक, यानी कि मास के लिए जो डायमेंशन यूज करते हैं, M के लिए बड़का M, या आप ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए। मास के लिए मास का मात्रक रख लीजिए किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी के लिए, केजी किसके लिए आया हुआ है? तो केजी क्या है ना कि मास का ऐसा यूनिट है, तो इसके लिए हम M यूज करेंगे, मास। और मीटर है, ये मीटर किसके लिए आया है? लंबाई के लिए। और सेकेंड किसके लिए आया है? टाइम के लिए, तो ये हो गया -2। तो फोर्स का डायमेंशन कितना हो गया? तो बल का बीमा हो गया M1L1T-2, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज M1L1T-2। तो ये रहा बल के बीमा। तो आपने बल के बारे में हर चीज जान लिया, मतलब ऑल अबाउट फोर्स हम लोग समझ गए हैं। अब आगे की बात करते हैं, तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे का बात करते हैं। चलिए, तो फोर्स के बारे में हम लोग सब कुछ जान गए। फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स का मात्रक क्या होता है, फोर्स का एसआई मात्रक क्या है, फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=ma, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ये सब चीज़ जान गए। अब हम लोग देखेंगे कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। ऐसे दुनिया में फोर्स का कमी है नहीं, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है 11 से 12 तक, उसका हम सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। तो फोर्स का टाइप का बात करते हैं। जैसे हमारे पास जो है ना, फोर्स पूरा दुनिया में दो ही तरह के होते हैं, ठीक है। बल दो तरह के होते हैं, बल जो है टोटल दो तरह के हो गए। एक हो जाते हैं आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक हो जाते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स।
ऐसे समझिए, ये ऐसे समझने में आपको बहुत इजी पड़ेगा। कांटेक्ट का मतलब हो जाता है कि जब दो चीज़ में कांटेक्ट करा के फोर्स करेंगे ना, तब उसको बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट का मतलब हो गया बिना कांटेक्ट हुए ही अगर फोर्स लग रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे इस फोर्स में आपको आ जाते हैं, नॉन कांटेक्ट वाला में आ जाते हैं 1 नंबर में मैग्नेटिक फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट में आते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स हो गया चुंबकीय बल। दूसरा आपको हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद आपको हो गया न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आपको हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, ऐसे आप इसको कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट दोनों होते हैं, ठीक है। इटीसी इसमें और भी आपको फोर्स आते रहेंगे। ऐसे वीक फोर्स भी होता है, ठीक है। एक होता है वीक फोर्स, दुर्बल बल, वीक फोर्स, ठीक है। ये हो गया चुंबकीय बल, ये हो गया विद्युत बल, ये हो गया नाभिकीय बल, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, ये हो गया दुर्बल बल। अब कांटेक्ट फोर्स में आइए, इसमें आपको सबसे पहला हो जाता है टेंशन, जिसको हम लोग तनाव बोलते हैं। दूसरा हो जाता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरा आपको हो जाता है इसमें स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और चौथा हो जाता है आपको नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ईटीसी कर लीजिए, दुनिया में और भी बहुत सारा फोर्स है, ठीक है। ये सब फोर्स जो है ना नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब ये बिना सटे हुए ही फोर्स करेला मतलब लगेगा। और इसमें आपको फोर्स लगाने के लिए दो बॉडी को टच कराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो हम 1 नंबर में लिखे हैं, आपने देखा होगा कि दो चुंबक को आप लाइए, ठीक है, दो मैग्नेट लाइए। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एस एन, ऐसे दो पोल होते हैं मैग्नेट में, एस पोल और एन पोल। जब आप इस मैग्नेट को नज़दीक लाइएगा ना, तो नज़दीक सटेगा भी नहीं और फोर्स लगेगा, चाहे खींचे या धक्का मारे, ठीक है। मतलब रिपल्स करे या अट्रैक्ट करे, तो बिना सटाए हुए ही फोर्स काम करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब बिना सटे हुए जब फोर्स लगा तो नाम हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब चीज़ हम लोग 12 क्लास में फिजिक्स में ही हम ही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल लीजिए या कूलम्ब फोर्स बोल लीजिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, यानी दो चार्ज के बीच में लगता है। ये न्यूक्लियर फोर्स है, नाभिकीय बल है, ये नाभिक के अंदर में लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कि पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपनी ओर से अपनी केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है। पृथ्वी जो है ना, हर एक चीज़ को जो उसके ऊपर है, मतलब पृथ्वी की सतह पे जितनी भी चीज़ें हैं, पृथ्वी उन सभी चीज़ों को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो वो जिस बल से खींचती है उसी बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये देखिए, पृथ्वी के सतह पे जो चीज़ रखा हुआ उसको भी अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, और जो पृथ्वी की सतह से ऊपर हवा में भी उड़ रहा है उसको भी खींचेगी। नहीं समझे? तो ये नॉन कांटेक्ट दोनों बोला जा सकता है, ठीक है। कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्व के कारण जो बल लगता है उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट, इसको दोनों बोल सकते हैं, ज़्यादातर इसको नॉन कांटेक्ट ही बोलिए। और वीक फोर्स होता है जो आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, वंडर वाल फोर्स, ठीक है। इसको आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, वंडर वाल फोर्स, ठीक है। अब ये बाकी इधर का कांटेक्ट फोर्स हो गया टेंशन। टेंशन उत्पन्न होता है रस्सी में, स्ट्रिंग में, ठीक है। टेंशन कहाँ होता है? रस्सी में, जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स, दो चीज के बीच में जो घर्षण होता है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए इसको जो है पेपर वेट का हाथ पे घर्षण होता है तब तो नहीं गिर रहा है, देखिए घर्षण है। इस पेपर वेट का हमारे हाथ के साथ एक फोर्स लगता है यहाँ पे, देखिए इसकी सतह पे जहाँ पे ये टच किया हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये स्लिप नहीं करता है। तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट में रहेगा तब ना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ये सब हो गया कांटेक्ट फोर्स।
स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में जो होता है वो फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स हुआ। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, जैसे ये इस ऑब्जेक्ट हम ऐसे रखे हैं तो इस सतह के लंबवत, जैसे देखिए हम इसको आपको यहाँ समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ टेबल है, दिख रहा है ना, मान लीजिए ये टेबल है, यहाँ पे हम कोई चीज़ को रख दिए, किसी चीज़ को रख दिए हैं, ठीक है, ये मान लीजिए m मास का एक चीज़ है। अब ये चीज़ नीचे गिर रहा है, नहीं, देखिए इसको नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि नीचे इस पे पृथ्वी फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ, और पृथ्वी कितना फोर्स लगाएगी, mg। अब इस पे, इस मास पे जो पृथ्वी है, जो धरती है, इस पे फोर्स लगाई mg, फिर भी ये नीचे नहीं गिरा। आखिर कोई बल तो है जो इसको ऊपर खींच रहा होगा, तो इसके इस सतह के लंबवत एक बल काम करता है, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन का बल बोलते हैं, और इसी बल के कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा है, ये ऑब्जेक्ट संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। तो ये सब हो गए कांटेक्ट फोर्स। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसको तनाव बोलते हैं हिंदी में, ये घर्षण बल है, ये स्प्रिंग बल है, ये अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब अभिक्रिया बोल सकते हैं, इसको नॉर्मल रिएक्शन ही बोल लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे का बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं संवेग का, मोमेंटम का, ठीक है, मोमेंटम दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, मोमेंटम यानी कि संवेग, ठीक है। देखिए जो चीज चलता है, ठीक है, मतलब कहीं अगर चल रहा है तो उसमें वेग होता है, और उस ऑब्जेक्ट में मास होता है। मतलब ऐसे समझिए, अभी तक हम लोग ऐसे समझिए कि मास, ठीक है, मास और वेट, ये दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। द्रव्यमान और वजन दोनों चीज अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मास और वेट दोनों के लिए यूनिट यूज करते हैं केजी। जैसे मान लीजिए मेरा वजन अगर 65 केजी है, ठीक है, हम अगर तराजू पे खड़े हो जाएं और मेरा वजन कितना 65 केजी, मान लीजिए 65 केजी है, तो वजन हुआ 65 केजी। क्या मास भी 65 केजी होगा? देखिए ये चीज़ हम ही आपको फिजिक्स में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, कि मास और किसे कहते हैं और वेट किसे कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इस चैप्टर में हम आपको ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मास और वेट दोनों सेम चीज़ है, तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा संवेग। जैसे मान लीजिए हम अगर मोटरसाइकिल चला, ठीक है, तो अभी के लिए मतलब अभी इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर में हम लोग मान लेते हैं कि मास और वेट दोनों सेम चीज़ है, लेकिन दोनों अलग अलग है, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, जिसका मास m है, या इसका वजन मान लीजिए कुछ है, और ये चल रहा है मान लीजिए v वेलोसिटी से, ठीक है। एक मोटरसाइकिल है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इस मोटरसाइकिल को यहाँ पे बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक मोटरसाइकिल है जिसका मान लीजिए वजन होगा या जिसका कुछ ना कुछ मास है, और ये चल रहा है v वेलोसिटी से। तो संवेग जो होता है ना, संवेग होता है कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या बोलेंगे हम लोग, संवेग बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन बड़ी सिंपल सा है, द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity is known as momentum of that object, ठीक है। यानी आप जिस भी ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट का ही वेलोसिटी, दोनों के अगर आप गुना कर देते हैं दोनों को, तब हमको क्या मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट का तो संवेग मिलेगा, ठीक है। अगर आपको संवेग निकालना है तो गाड़ी का वजन आई मीन मास और उसका वेलोसिटी दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। संवेग को p से डिनोट करते हैं, छोटा वाला p से, तो हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, ठीक है। यानी संवेग को p से डिनोट करेंगे, p, ठीक है। और फॉर्मूला इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बराबर m गुना v, ठीक है। संवेग बराबर m गुना v, या डायरेक्ट ऐसे भी लिखा रहता है
P बराबर mv, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी को जब आप गुना कर दीजिएगा तो उस ऑब्जेक्ट का क्या निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर इसका आप मात्रक देखिएगा तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, इट्स SI यूनिट इज क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसको बोलेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही हो गया मात्रक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, वीडियो को पुश करके नोट किया कीजिए, ठीक है। चलिए अब इन्हीं क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हम लोग बात करेंगे। तो चलिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम दिख रहा है। चलिए न्यूटन के गति के हमारे पास 3 नियम है, ठीक है। न्यूटन के गति के 3 नियम है, ठीक है। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि न्यूटन के गति के कितने नियम है, 3 नियम है, जिसको कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसके बाद न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन के गति के टोटल कितने नियम है, तो 3 नियम है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इसमें भी आप लगाइए मोशन, इसमें भी लगाइए ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूटन के गति के टोटल 3 नियम है, जिसमें कि सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहला नंबर वाला लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति का पहला नियम। इसको देखिए, न्यूटन्स का जो लॉ मोशन का जो फर्स्ट लॉ है ना, इसको लॉज ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी हम इसी में लिख देते हैं, ये बोलिए, या आप लॉज ऑफ इनर्शिया भी इसको बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम या जड़त्व आघूर्ण भी बोल सकते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉज ऑफ इनर्शिया बोलिए या न्यूटन की गति का पहला नियम बोलिए। न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है कि दुनिया में जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। यानी जो वस्तु जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। ये एक तरह से हुआ जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, anybody या any object wants to remain in same state until no external force applied on it। मैंने यहाँ पे लिखा कि कोई भी वस्तु जो है ना, जैसे देखिए एनी ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु wants to remain, रहना चाहता है, in same state, उसी अवस्था में, until, तब तक, जब तक कि
नो एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि बाहरी कोई भी बल उस पर अप्लाइड ना हो। यानी अगर कोई वस्तु चल रहा है तो वो चलते रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुके हुए रहना चाहती है। लेकिन कब तक? जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं। यही है न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, इस नियम को एक और तरह से विद्वान लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ। इस नियम को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ नेट फोर्स ऑन एनीबॉडी is zero due to this net acceleration, यहाँ नहीं आता, net acceleration is also zero. So in this situation, या तो in this situation or condition, the object does not change, या ऐसे भी बोल सकते हैं द ऑब्जेक्ट remains सेम स्टेट। मतलब हम ये लिखे हैं कि इफ मतलब होता है यदि नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पर लगाया गया टोटल नेट फोर्स, मतलब नेट फोर्स कहने का मतलब ही हो गया टोटल जोड़ जाड़ के जितना फोर्स लगे वो सब। ठीक है, मतलब इफ नेट फोर्स यानी यदि नेट बल ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर जीरो हो, यानी किसी भी बॉडी पे हम बल लगाए और टोटल जोड़ जाड़ के वो बल कितना हो जाए, जीरो हो जाए, जिसके कारण की ड्यू टू दिस, जिसके कारण की नेट एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो, जिसके कारण क्या होगा, उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन या कंडीशन, तब इस अवस्था में द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम स्टेट, इस अवस्था में वस्तु जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा। इस बात को और हम क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको ऊपर से मिटा लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, वीडियो को पुश करके नोट कीजिए, हम ऐसे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए, ये इसका मान लीजिए मास m है। अब इस ऑब्जेक्ट पर हम मान लीजिए 4-5 तो फोर्स लगा रहे हैं। मान लीजिए इधर से भी फोर्स लगाए, मान लीजिए F1, इधर से भी फोर्स लगा दिए, मान लीजिए F2, नीचे से भी फोर्स लगा दिए, मान लीजिए F3, और इधर से भी फोर्स लगा दिए, मान लीजिए F4। तो नेट फोर्स जो इस पे काम करेगा वो हो जाएगा जीरो। क्यों? इधर से जो धक्का लगाएगा, इधर से लगाएगा तो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, नीचे से भी धक्का लगा रहा, ऊपर से भी लगा रहा, तब भी ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहा। तो इस स्थिति में नेट फोर्स जो है ना इस ऑब्जेक्ट पर वो कितना है, तो F नेट कितना हो गया, तो F नेट हो गया जीरो। अब जब इस पे फोर्स जीरो हो गया तो वस्तु कहाँ जाएगा, कहीं नहीं, तो इसमें एक्सेलरेशन भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन नेट क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। और इस अवस्था में ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, तो नोट में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट में नोट करना है F नेट क्या होना चाहिए, जीरो, जिसके कारण कि एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस वस्तु का जो एक्सेलरेशन होगा वो ऐसे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना F बराबर ma। अगर फोर्स जीरो हो गया ना तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर F नेट जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन नेट भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा, यानी ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं।
और जब ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं तो जो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, जो विराम में है, वो विराम में ही रहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन ऑल्सो विल बी 0। तो इस कंडीशन में रेस्ट ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, और जो मोशन में रहेगा, मोशनल ऑब्जेक्ट remains in motion with constant velocity। ठीक है, रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, और मोशनल ऑब्जेक्ट जो कि गति में है, रिमेन्स इन मोशन, वो गति में ही रहेगा। और कैसे? विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि नियत वेग से, यानी अगर चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कि उसका नेट फोर्स क्या होगा, उस पे लगा हुआ नेट फोर्स 0 रहेगा, तब तक उस वस्तु का जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखे। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स टेक पॉइंट अमित सर। ठीक है, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास हमारा नया वीडियो पहुंचे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले लेक्चर में।